बच्चों ये प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान की 4 पार्ट में पहले डाल चुकी हूँ। आपका भूगोल भी पूरा हो गया है और इतिहास का भी 3 पार्ट कवर हो चुके हैं, है ना। अब हम आगे का करते हैं। आज हम अध्याय 4 औद्योगिकीकरण का युग, ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले भूमंडलीय विश्व का बनना, इसमें से बच्चों सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा आंसर नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ इसमें ये 1 वर्ड के ही उत्तर दिए हुए हैं। पहला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? उत्तर है 1990 के दशक से। दूसरा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये अनुबंधित मजदूरों को कहा गया था। प्रश्न 3, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो वो थी यूरोपीय संघ। द्वितीय महायुद्ध के बाद, है ना। आर्थिक दुष्प्रभाव मतलब कि सस्ती चीज़ों को महंगे में बेचना और भी कई चीज़ें थी, आगे हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। फिर 5वां है प्रश्न, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, है ना। किस क्रांति के बाद हुआ? उससे पहले तो राजा महाराजाओं का राज्य था, तो सिर्फ अपने अपने देश तक ही सीमित थे। तो ये हुआ औद्योगिक क्रांति की वजह से। प्रश्न नंबर 6, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1944 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र बाजार। क्या था? वस्त्र बाजार था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो ये अलेक्जेंड्रिया। कौन सा आया था? अलेक्जेंड्रिया। आपका प्रश्न 9, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र, है ना, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 10, रिंदर कीटर का संबंध किससे है? रिंडर कीटर का संबंध किससे है? रिंडर कीटर का संबंध मवेशियों से है। मवेशी यानी पशुओं से। मवेशियों एक शब्द है जो पशुओं से संबंधित होता है, यूज किया जाता है पशुओं से। प्रश्न नंबर 11, IFM का पूरा नाम क्या है? बताओ क्या है IF का पूरा नाम? नहीं पता। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि पूरे विश्व के लिए पैसा उपलब्ध कराती है। दूसरे देशों को ब्याज पर भी पैसा वो दिया जाता है और बहुत सारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी देती है। प्रश्न नंबर 12, नहर कॉलोनियाँ क्या थी? नहर कॉलोनियाँ क्या थी? ये थे सिंचित क्षेत्र।
सिंचित क्षेत्र मतलब जहाँ सिंचाई की जाती हो, खेतों में सिंचाई की जाती हो, सिंचित क्षेत्र। कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? बताओ, कॉर्न क्या होती है? कॉर्न यानी मक्का। तो इसका संबंध था ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंध कानून। ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून। मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून। ठीक है, ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून। अब आपका प्रश्न नंबर 14, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था किस सन से किस सन तक हुआ था? 1914 से 1919 तक। ठीक है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1991 में। कब शुरू हुआ? 1991 में। NEO क्या है? NEO क्या है? ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? देखो, उस समय कौड़ियाँ आपकी मुद्रा के रूप में चलती थी। मुद्रा मतलब पैसा। मुद्रा के रूप में, जैसे आज भी कहावत है ना कि इसका तो भाव कौड़ियों के भाव है, मतलब आज कौड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय कौड़ी का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। देखो, ये वाला क्वेश्चन तो दोबारा आ गया है, ये ऊपर भी आया है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ का संबंध किससे था? ये आया ना, कॉर्न लॉ का संबंध किससे था? ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंध से। और कॉर्न लॉ क्या था? तो ये दोबारा इसमें यही वाला उत्तर आएगा कि ब्रिटेन मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून है ना। मक्का के आयात मतलब जैसे मंगाना। ठीक है, और निर्यात मतलब भेजना। आयात मतलब आपके देश में आया। आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून। करने वाला कानून। ठीक है, फिर कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉर्न लॉ का संबंध किस चीज़ से था, तो मक्का से था। फिर कॉर्न लॉ क्या था? मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून था। अब कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन से। किससे था? ब्रिटेन से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? इसका उद्घाटन हुआ था 1945 में, औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से 1945 में इसका गठन हुआ। देखो, अभी अपन ने इसके ऊपर ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ा है ना। IFM का पूरा नाम क्या था?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये आया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? यह 1945 में हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद हुई। ठीक है। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचा था? अब ये उत्तर तो आप सबको पता होगा कि नूडल्स किस देश से पहुंचा था, बताओ जल्दी। सही, चीन से, है ना, वही खाते हैं ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे। लेकिन आप लोग नूडल्स नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा। 1890 के दशक में रीडियर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? अफ्रीका में। कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। फिर प्रश्न नंबर 23, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये हम अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं। 1914 से 1919 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? कब लड़ा गया? बताओ कब लड़ा गया? ठीक है, नहीं पता, मैं बता देती हूँ। 19 से 29, यानी 1939 से 1945, 45 तक। और 45 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ठीक है, युद्ध के जस्ट बाद हुई थी। अब आपका प्रश्न नंबर 25, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग, कहाँ के? यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, है ना? ये यूरोप की भटकती हुई आत्मा हो गए थे, पूरे विश्व में फैल गए। आपने पहले इतिहास पढ़ा होगा अमेरिका का, है ना? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए लगभग 5 करोड़ लोग। कितने? 5 करोड़ लोग। ठीक है। सिल्क मार्ग का पता, सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? सिल्क मार्ग से आशय, यानी कि मतलब आशय है चीन से रेशम का निर्यात, पश्चिमी रेशम का निर्यात मतलब भेजना, निर्यात पश्चिम के देशों को इस मार्ग से किया जाता था। पश्चिम के देशों को इस मार्ग से किया जाता था। ठीक है। अब ये फिर आ गया कॉर्न लॉ, क्या था? 27। ये हम 2 बार कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। ब्रिटेन की मैं इसको बता देती हूँ ओरली आपको। ब्रिटेन की सरकार ने इस कानून के तहत बड़े भूस्वामियों, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले लोग थे, के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? ये 28 नंबर का प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। फिर प्रश्न है 29, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? देखो, ये जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, इनको मित्र राष्ट्र का नाम दिया गया, और जो दूसरी तरफ थी उनको केंद्रीय शक्ति कहा गया। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की। अब ये आपका एक क्वेश्चन है, वीटो विशेषाधिकार क्या है
है ना। तो ये यहाँ लिखते नहीं बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ कि वीटो विशेषाधिकार क्या है। ये आपका 30 नंबर का है। वीटो विशेषाधिकार से आशय यह है कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बन जाती है। मतलब ये कि मैं तुमको इसको ऐसे समझाती हूँ कि 5 लोग हैं, है ना, और उनने बोला कि क्रिकेट खेलना है, ठीक है, और उसमें से एक बोलता है कि नहीं मैं तो फुटबॉल खेलूँगा, तो फिर वो 4 लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, मतलब खारिज हो जाएगा, ठीक है। वीटो विशेष अधिकार से आशय है इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति, मतलब एक ने भी ना बोल दे तो किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार बन जाता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है आखिरी, आयात शुल्क से क्या आशय है। तो ये आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीज पर वसूल किए जाते हैं, वो होता आयात शुल्क। मतलब ये समझ लो जैसे राम है और एक श्याम है, राम के घर पर अगर चने आए तो राम के घर वाले उस पर 2 रुपये और टैक्स लगा देंगे, तो वो 2 रुपये टैक्स क्या हो गया, आयात शुल्क हो गया, ठीक है। ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया। अब हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। अध्ययन 4 औद्योगिकरण का युग। बच्चों इसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, 1 नंबर का इसमें से अति लघुत्तरी आ रहा है, और लघुत्तरी यानी 3 नंबर का एक लघुत्तरी 1 नंबर का आ रहा है। तो 3 इसके, एक 3 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का, तो नंबर कितने हो गए 5, और 2 नंबर के ये आएंगे तो कितने हो गए 7। तो टोटल तुम्हारा कितने नंबर का आएगा इस पार्ट में से, 7 नंबर का, इसलिए इसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा अपने को। चलिए अपन शुरू करते हैं इसको। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की थी। E.T. पाल म्यूजिक कंपनी। क्या नाम था कंपनी का, E.T. पाल म्यूजिक कंपनी, ठीक है। दूसरा नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे, प्राच्य। क्या कहते थे, प्राच्य कहते थे। नंबर 3, इंग्लैंड प्रिंटर्स में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी, 26 जनवरी 1901 को। चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फुलर, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, ये तो आप सबको ही पता होगा, जेम्स हरग्रीव्स ने। जेम्स हरग्रीव्स, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स ने। J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, तो ये किया था जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, जमशेदपुर में, ठीक है। अब हैं आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। अपन ने अभी ऊपर देखा कि औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, ठीक है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की,
सूती कपड़ा किसने तैयार की? ये तैयार की थी रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने तैयार की थी। नंबर 3, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? कहाँ का? इंग्लैंड का। सन क्या है? 1840। तो ये जूट उद्योग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। अब आपका प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? सेठ हुकुमचंद थे। प्रश्न नंबर 2, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को क्या कहते हैं? लेवल कहते हैं। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए कौन? उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए जावर रखते थे। अब ये शब्द क्या है आगे एक्सप्लेन करेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए किसको नियुक्त किया था? गुमास्ता नियुक्त किए थे, है ना। फिर प्रश्न नंबर 5 है आपका, 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर की तस्वीर छपी थी? भगवान विष्णु की। बच्चों ये 1834 नहीं, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर 1900 आएगा। ठीक है, 1934। 1800 में तो सनलाइट बना ही नहीं था। 1934 है ना, 1934 में सनलाइट के साबुन में भगवान विष्णु की फोटो लगाई गई थी। स्पिनिंग जेनिंग मशीन का प्रयोग किसके लिए होता था? ऊन की कताई के लिए। ठीक है, अब हम सही जोड़ी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सही जोड़ी मिलाइए। स्टेपलर क्या है? स्टेपलर बताओ, इसमें से स्टेपलर क्या था? ऊन को छांटने वाला। मैं तो लाइन ही खींच देती हूँ। स्टेपलर था ऊन को छांटने वाला। फिर दूसरा है फुलर। फुलर क्या था? अभी मैंने बताया आपको उसमें वन वर्ड में, चुन्नट से कपड़ा समेटने वाला। अब आपका तीसरा गिल्ड्स क्या था? ट्रेड यूनियन लीडर नहीं। ऊन कताई नहीं। उत्पादकों का संगठन। क्या था? उत्पादकों का संगठन था। फिर स्पिनिंग जेनी नंबर 4, स्पिनिंग जेनी ये क्या था? ऊन कटाई मशीन। ये ला, अरे ये तो सीधे सीधे दिए हुए हैं, ऊपर की साइड तो कोई गया ही नहीं, जहाज निर्माण जाएगा। फिर आपका नंबर 5 कार्डिग क्या है? कार्डिग ऊन कताई। और उसके बाद छठा द्वारिकानाथ टैगोर में आएगा बेटे जहाज निर्माण, जो कि ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आखिरी है भाई भोसले, इसका सामने ही है, ट्रेड यूनियन लीडर, जैसा कि स्पिनिंग का भी उसके सामने सही उत्तर है। तो ये आपकी सही जोड़ियां हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे सत्य और असत्य कि क्या सही है और क्या गलत है। ये आपके सत्य और असत्य हैं। पहला है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। बताओ सही है क्या? ये ग्राइप वाटर बच्चों को पिलाया जाता था, एक बोतल में पानी जैसा आता था और ऐसा बोला जाता था उससे बच्चों का हाजमा सही रहता है, पेट सही रहता है। तो क्या भगवान विष्णु का चित्र था?
भगवान विष्णु का चित्र तो साबुन के ऊपर था, इसमें नहीं था, तो ये असत्य है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे और उनको बहुत अच्छा मानते थे, ये बात सही है, सत्य। जमशेदजी जीजाभोई एक पारसी बुनकर के बेटे थे, सत्य है। जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया, बताओ ये सत्य है क्या सत्य है? ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, ये भी असत्य है। अब आपके आ गए ये अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के हैं। अब इनको देखेंगे। पहला है स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई की मशीन, कताई मतलब जैसे रुई है, रुई से धागा बनाना थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। इसमें आपका पिक्चर भी दिया हुआ है बुक के अंदर, घुमाते हुए दिखाया गया है उसको। फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? उत्तर, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखो बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं अति लघुत्तरी, लेकिन ये आपके वन वर्ड में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। E.T. पॉल कौन था? यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिसने 1919 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। प्रश्न नंबर 4, गुमास्ता कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारियों को गुमास्ता कहते थे। प्रश्न नंबर 5, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए। गुमास्ता के 2 कार्य हैं, पहला बुनकर पर निगरानी रखना, दूसरा माल इकट्ठा करना और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना कि घटिया तो नहीं बना हुआ है। जॉबर कौन थे? 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे जिन्हें जावर कहते थे। देखो बीच में ये जावर आया था तो मैंने बताया था ना कि अपन आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वास कर्मचारी रखते थे उन्हें जावर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, जमशेदजी जीजाभोई कौन थे? उत्तर, यह एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। जहाज रानी मतलब पानी का जो जहाज है वो। उनके पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था। बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें सारे जहाज बेचने पड़ गए थे, उनको घाटा हो गया था तो बेचने पड़े थे। ये ब्रिटिश सरकार की चाल थी जिसके तहत आप इसका आगे एक्सप्लेन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, पूर्व औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। बहुत से इतिहासकार इससे पूर्व या आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। नंबर 9 प्रश्न, जावर मजदूरों पर किस प्रकार नियंत्रण रखने लगे? जावर मजदूरों से काम देने के बदले पैसे और टॉफ़ी की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेपलर, दूसरा फुलर, तीसरा कार्डिंग। ये तीनों ही हम अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं और उसमें भी अपने देखा है, सही जोड़ी में भी, है ना। स्टेपलर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के
हिसाब से उनको स्टेप करता है या छांटता है। नंबर 2 फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, जैसे साड़ी की प्लेट बनाई जाती है ना, इस तरीके से। तीसरा कार्डिंग, यह प्रक्रिया है जिससे कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपके अति लघु उत्तरी खत्म हो गए हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे लघु उत्तरी उत्तर। प्रश्न पहला, लेवल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या रहा? उत्तर, लेवल एक प्रकार का सूचना पत्र होता था जो चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। इसका प्रारंभ भारत में तब हुआ जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने यहाँ सामान बेचना प्रारंभ किया। इससे यह लाभ होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। इनमें शब्दों व अक्षरों के साथ साथ तस्वीरें भी बनी होती थीं जो लोगों को आकर्षित करने का काम करती थी। भारत में बेचने के लिए जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनमें लेवल पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापी होती थी। जैसे बच्चों की चीज़ों पर बाल कृष्ण की तस्वीर, कपड़ों तथा अन्य उत्पादनों पर लक्ष्मी जी की तस्वीर, सरस्वती व कार्तिक या ऐतिहासिक व्यक्तित्व महाराजा रंजीत सिंह छपे होते थे। ये सभी इन वस्तुओं की गुणवत्ता, उत्पादन के प्रति सम्मान के प्रतीक थे। इस समय जो कैलेंडर आदि छपते थे उन पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर छपी होती थी। जैसे सनलाइट साबुन के प्रचार हेतु कैलेंडर में भगवान विष्णु को आसपास से रोशनी लाते दिखाया गया है। ये कैलेंडर ज़्यादातर वस्तुओं के प्रचार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। इन कैलेंडरों पर देवी देवताओं के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीर भी छपी होती थी। इनका संदेश होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद को खरीदें। यदि इस उत्पाद का प्रयोग राजा करते हैं तो इसका मतलब है कि यह इनके निर्देश से बनाया गया है। देखो कितना दिमाग लगाया उन्होंने प्रचार में, है ना, कि लेवल बनाया। अतः इनकी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठता है। परंतु जब भारतीयों ने उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिए तो इनके लेवलों पर राष्ट्रीय संदेश छपा होता था, जिसका आशय होता था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीज़ों को खरीदें, क्योंकि वो स्वदेशी हो गई इसलिए, है ना, जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ये आपका प्रश्न पहले का उत्तर हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 2, व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है? उत्तर, विज्ञापनों का प्रयोग नए उपभोक्ता द्वारा पैदा करने के लिए किया जाता है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरत पैदा कर देते हैं। जब आपको वो चीज़ दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे कि आप ना चाहते हुए भी उसको खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदार की कंपनी का नाम व उत्पादन की जगह के बारे में पता चल जाता था
और लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का भी प्रतीक होता था। अभी भी लेबल लग के आते हैं। भारतीय निर्यातों के विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रीय संदेश साफ दिखाई देता था। ये विज्ञापन स्वदेश के राष्ट्रीय संदेश वाहक बन गए थे। प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा, जिसके निम्नलिखित कारण थे। ये जो उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही और गलत में ऊपर आया है, उसमें इसका उल्टा दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पादन कम हो गया है ना, तो उसको अपन ने असत्य किया हुआ है। पहला है, ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था, है ना। दूसरा है, भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे और नए कारखाने लगाए जाने लगे। युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1919 तक चला, है ना, तो काफ़ी लंबा समय था वो। ठीक वैसे ही जैसे अभी कोरोना आया तो पीपीई किट और मास्क बनने लग गए, है ना। ठीक है। नंबर 3, पुराने कारखाने पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। पालियों में मतलब जैसे मान लो मशीन लगी है और उस मशीन पे 10 से 5 बजे तक काम होता था। अब एकदम से व्यक्ति नई मशीन तो लगाएगा नहीं, तो उन्होंने उसको 3 भाग, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। देखो, जैसे पालियों में इन्होंने क्या किया होगा कि सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 बजे से रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, इस तरीके से 3 पालियों में कर दिया होगा। ये आपका उत्तर खत्म हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 4, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? उत्तर, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के मौसम में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। नंबर 2, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कमी नहीं थी, अतः बहुत सारे उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करवाने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। और आपने अभी पढ़ा है कि जो हाथ से बना हुआ सामान है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। नंबर 3, इसी प्रकार क्रिसमस के समय बुक बाइंडिंगों तथा प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। इन कामों को हाथ से ही किया जाता था। नंबर 4, बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई एवं सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था, अतः वहाँ भी मजदूरों की आवश्यकता थी, मशीनों की नहीं। एक चीज़ और हो सकती है कि मान लो कोई सीजनेबल चीज़ बनना है, अब मशीन खरीद लो तो वो साल भर रखी रहेगी, इससे अच्छा है कि कुछ मजदूर लगा लो और वो काम करवा लो, बस हो गया। चलो अपन आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारियों और बुनकरों की भूमिका सराहनीय थी। नंबर 2, ये निर्यात समझ में आ गया। निर्यात मतलब भेजना, दूसरे देश में भेजना। कंपनी ने बुनकरों से माल तैयार करवाने, बुनकर को माल उपलब्ध कराने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। वेतनभोगी मतलब महीने की तनख्वाह पर। कंपनी बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने लग गई। नंबर 4, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी की रकम भी दी गई थी। भारत में मैनचेस्टर पहुंचने के बाद बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर, भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात मतलब वहाँ से आना, लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। नंबर 2, इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ 2 समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लग गया था। नंबर 3, स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयात कपास उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये सही बात है कि कपड़ा मार्केट पूरा ही बैठ गया था जब उन लोगों ने ब्रिटिश के लोगों ने यहाँ पर अपना माल उतारा था। और हाथ से कोई सामान बनता है तो मेहनत ज़्यादा लगती है मशीन की तुलना में, है ना। चल आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। नंबर 2, इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर गांव में रहते थे और बुनकरों से उनकी नज़दीकी संबंध होते थे। नंबर 3, ये सौदागर बुनकरों की आदतों का ज़्यादा ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे, लेकिन नए गुमास्ता बाहर के लोग थे। नए गुमास्ता का गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। इनका व्यवहार दंगपूर्ण था, मतलब पहचान के नहीं थे तो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। नंबर 5, ये गांव में सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे। माल समय पर नहीं बनने पर बुनकरों को सजा देते थे। बुनकरों को पीटा भी जाता था। डर के कारण बुनकरों को मोल भाव करना बंद कर दिया। कंपनी उनके सामान की बहुत कम कीमत देती थी, जिससे कंपनी के अफसरों का गांव में विरोध होने लगा। अच्छा हुआ। गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। बुनकरों के कर्ज लौटाने से मना कर दिया, करगे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। सही बात है, ज़्यादा किसी का शोषण करोगे तो व्यक्ति यही करेगा। चलो प्रश्न नंबर 8, बहुत से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया?
जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, लेकिन इस मशीन के आने के बाद मजदूरों की मांग घटने लगी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ बहुत से धागे बन जाते थे। पहले जो काम 10 मजदूर करते थे वो अब एक मजदूर करने लग गया। इससे बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। इस क्षेत्र में महिलाएं अधिक संलग्न थी। अतः इनका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ा। अतः ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला कर दिया, क्योंकि इस मशीन के कारण उनका रोजगार यानी नौकरियां छीनी जा रही थी। अब प्रश्न नंबर 9, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को क्यों पसंद करते थे? 3 कारण लिखिए। उत्तर, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में हाथ से बने सामान का बड़ा महत्व था। इस काल में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। मशीनों से एक जैसी किस्म के उत्पाद बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते थे, लेकिन हाथ से विभिन्न आकार, प्रकार, डिजाइन की खास प्रकार में के माल बनाए जाते थे, जिनकी ब्रिटेन में मांग थी। 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ ब्रिटेन में बनाई जाती थी। ऐसे हाथ से बने सामान कुलीन और पूंजीपति वर्ग के पसंद की चीज़ थी। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। मशीन से क्या है, एक जैसा सामान निकलता है, और हाथ से जब ये लोग बनाते हैं तो किसी किसी के हाथ में बहुत हुनर होता है, सामान बहुत अच्छा बन जाता है, इसलिए भी होगा। अब हम प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू हुई। इसके बाद विभिन्न चरणों का वर्णन इस प्रकार है। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुई। इसके विभिन्न चरणों का वर्णन इस प्रकार है। ब्रिटेन में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग का विकास हुआ। 1840 ईस्वी के दशक तक ब्रिटेन में यह बड़ा उद्योग था। उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया। सबसे पहले क्या था? सूती वस्त्र था, ये एक जगह ऑब्जेक्टिव में आया है, और उसके बाद लोहा इस पता हो गया। 1840 ईस्वी के दशक से इंग्लैंड में और 1860 ईस्वी के दशक तक ब्रिटेन और अपने उपनिवेश में रेलवे का विस्तार कर चुका था। इससे लोहा और स्टील का निर्यात बढ़ा और इंग्लैंड स्टील एवं लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। भारत में भी तो चली थी 1893 में मुंबई और ठाणे के बीच में रेल। ये देखो, रेलवे का विस्तार हो गया था, उसमें ज़्यादा लोहा लगने लग गया होगा। नंबर 3, औद्योगिकीकरण के बाद भी परंपरागत उद्योग चालू रहे। औद्योगिक क्षेत्र में 20% मजदूर ही लगे थे। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। नंबर 4, भाप से चलने वाली मशीनों से सूती और धातु उद्योग फल फूल रहे थे। भाप, पानी, कोयला डाल करके भाप तैयार की जाती थी, उससे चलते थे। लेकिन छोटे छोटे आविष्कारों से पाटरी उद्योग, कांच, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन में तरक्की हो रही थी। नंबर 5, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था। ये मशीनें उतनी अच्छी भी नहीं थी जितने उनके आविष्कार और निर्यातकों का दावा था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो गया
पार्ट अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ये आपके 4 पार्ट तक हो गया है। अब 5 पार्ट आपका मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक दुनिया अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इसको पढ़ना और आपके दोस्त हों, सहेलियां हों तो उनको भी बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी कई सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक के वीडियो इसमें डले हुए हैं।